हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो। तो देखिए, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है क्लास नाइन्थ का चैप्टर साउंड। और इस पे देखिए, हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और वो ट्रेवल करने के लिए कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, किसका यूज करती है, जिसको कि हम लोग ने मीडियम नाम दिया था, यानी कि साउंड का प्रोडक्शन और प्रोपोगेशन। ये हम लोग ने पढ़ा था और उसके बाद ये जाना कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं साउंड के प्रोपोगेशन को एज अ साउंड वेव। हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड है वो वेव के फॉर्म पर प्रोपोगेट होती है। इस चीज को हम लोग ने कल पढ़ा था। आज क्या करेंगे हम लोग, वो जो वेव्स के बारे में हम लोग ने बात करी है उसको जो वो आइडिया है उसको समझेंगे कि कैसे कैसे वहां पर जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं मीडियम में, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या है, जिन वेव्स का हम यूज करते हैं, या कह लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं साउंड वेव्स को, तो उसका मीनिंग क्या है। देखिए, इसके लिए अगर आप एक कह लीजिए कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करें, जैसे कि आपने एक स्लिंकी ली। स्लिंकी स्लिंकी क्या होता है? स्लिंकी कुछ इस तरीके का हमारा स्प्रिंग जैसा होता है, जो कि बहुत ही मुलायम होता है, जो कि आसानी से क्या कर सकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं होता, ये स्प्रिंग की तरह होता है बट बहुत ही मुलायम सा होता है। वो इधर उधर कैसे भी हिल डुल सकता है। ठीक है, स्टिफनेस इस पे बहुत कम होती है। तो अगर क्या करें, आप इसके एक साइड को ऐसे पकड़ लें और दूसरे साइड को पकड़ लें। अब उसके बाद क्या करें, एक तरफ से, जैसे आपने क्या किया, ऐसे 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 स्लिंग किया, उसको ऐसे पकड़ लिया। अब उसको एक तरफ से ऐसे करें। ठीक है, ऐसे पकड़े हुए हैं आप और उसको ऐसे करें। तो जब ऐसे करेंगे तो जो आपने यहां पर मूवमेंट क्रिएट किया, एक बार उसको पुश किया फिर पुल कर लिया। ठीक है, तो शार्प पुश फिर पुल, या फिर सिंपल अगर आप शार्प पुश भी करेंगे तो क्या होगा कि ये जो पुश है वो आगे बढ़ेगा, ये जो पुश है वो आगे बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो ये जो पुश ऐसे आपने किया और ये आगे बढ़ा, यहां पर स्लिंकी मूव नहीं कर रही है। अगर एक्चुअल में देखें तो आपके इस हाथ के जस्ट सामने जो पार्ट है स्लिंकी का, वो मूव करके यहां तक नहीं आता। जो स्लिंकी यहां पर मौजूद है वो वहीं पर रहती है। होता क्या है कि सिर्फ उसका पार्ट ऐसे थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, उसका पार्ट थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ता है लोकली। ठीक है, उसी जगह पर। अब वो डिस्टरबेंस जो है वो आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ते हुए हमें लगता है कि इधर से इधर वो पहुंच गया। तो वो डिस्टरबेंस मूव कर गया थ्रू द स्लिंकी, वो जो आपने ऐसे पुश दिया था वो बढ़ गया आगे। ठीक है, अगर आप अब क्या करें, अब यहां पर आप क्या करें कि इस स्लिंकी में किसी जगह पर आप ऐसा छोटा सा एक डॉट बना दें। क्या बना दें? कोई एक डॉट बना दें। फिर आप क्या करें, यहां पर स्लिंकी को पुश करें, पुश करके इसको पुल कर लें। पुश पुल अगर आप ऐसे करेंगे तो इस डॉट को अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको दिखाई देगा ये क्या कैसा हो रहा है। ये थोड़ा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, बस एक ही जगह पर क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। एक ही जगह पर ऑसिलेट कर रहा है। इसमें किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होगा कि वो डॉट इस जगह से उठकर वहां चला जाए। क्यों? क्योंकि स्लिंकी एक्चुअल में उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता। इस हैंड से लेकर इस हैंड तक वो मूवमेंट नहीं होगा एक्चुअल में। वो लोकली मूव करते हैं, थोड़ी सी जगह पर ऐसे वाइब्रेशंस करते हैं, और जिसकी वजह से वो जो इंफॉर्मेशन है या सिग्नल है या जो एनर्जी है, वो पुश है पुल है, वो आगे प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जिस डायरेक्शन पर आपको वो पुश या फिर पुल मूव करता हुआ दिखाई देता है, जो कि होगी आपकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन पर ऐसा पुश या पुल आपको दिखाई देगा, इस डायरेक्शन पर जाता हुआ। तो इसी डायरेक्शन पर ये जो यहां पर पार्टिकल्स हैं वो भी आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि ये पार्टिकल्स इस जगह पर लोकली वो थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर जा रहे होंगे। ठीक है, ऑसिलेट कर रहे होंगे थोड़ा सा। यानी कि देखिए, ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जिसको कि हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वो जो पुश एंड पुल था वो हमारी एक वेव जनरेट करी। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और यहां पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके वाइब्रेशन का डायरेक्शन, ठीक है, उनके वाइब्रेशन का डायरेक्शन कैसा है? सेम है। नोटिस किया ये कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और जो यहां पर पार्टिकल्स मौजूद हैं उनके यहां पर वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? सेम है। ठीक है,
और ये यहां पर तब हो रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पुश दे रहे हैं, फिर उसको पुल किया, जिसकी वजह से वो डिस्टरबेंस इस डायरेक्शन पर प्रोपोगेट कर रहा है। और जबकि वो जो हमारे यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए स्प्रिंग के एक छोटे छोटे हिस्से हैं, या फिर जो हमने डॉट यहाँ पर बनाया था, तो वो डॉट हमको बस ऐसे ऐसे इधर उधर जाता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअल में कोई मूवमेंट नहीं होगा कि डॉट जो यहाँ पर बनाया था हमने वो यहाँ तक पहुंच गया होगा। ठीक है, वरना ऐसा होता तो हाथ में जो हमने ये साइड पकड़ रखी है वो हाथ से छूटकर चली जाती कहीं और, वो हाथ से छूटकर चली जाती कहीं और। तो ऐसा तो होता नहीं है, हमने हाथों में अगर उसको पकड़ रखा है तो हाथ में ही रहते हैं, बस वो डिस्टरबेंस वहां से वहां आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो यहां पर वेव फॉर्म हुई, ये जो यहां पर वेव फॉर्म हुई, वो वेव क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि एक ऐसी वेव जहां पर कि इसके पार्टिकल्स जो हैं उनका मूवमेंट लोकली, ठीक है, उनका मूवमेंट और इस वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सेम होता है, उस तरीके की वेव्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी इसी डायरेक्शन पर है, मतलब इस लाइन पर है, और जो इन पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो भी इसी लाइन पर है, ठीक है, इसी डायरेक्शन पर ही है। तो ऐसे वेव्स को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्लिंकी में कौन सी वेव फॉर्म हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव फॉर्म हो रही है। ये जो है वो क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहां पर इस तरीके से जो आप देखेंगे वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आपने क्या किया, पुश किया पुल किया, पुश किया पुल किया, उसकी वजह से देखो पुश पुल पुश पुल पुश पुल, इस तरीके से ये बना हुआ है। यानी कि जब आपने पुश किया होगा तो जो ये स्लिंकी की वायर्स थी वो पास पास आ गई, यानी कि वहां पर ऐसा कंप्रेशन फॉर्म हो गया। उसके आगे रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, इस तरीके से चीजें हुआ। फिर यहां से वापस ये टकराती हैं और वापस आने लगती हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, बट यहां पर क्या है कि इस तरीके से कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन हो रहा है। और यहां पर जो वेव्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन अ स्लिंकी। अब हम लोग ने साउंड वेव के प्रोपोगेशन को समझा था और उस पर भी देखा था कि कुछ ऐसे ही उस पर भी कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन मौजूद थे। जैसे कि इस स्लिंकी के केस में हमें दिख रहे हैं कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, वैसे ही कुछ रेयर फैक्शन और कंप्रेशन साउंड के प्रोपोगेट होने पर, जिस मीडियम से साउंड प्रोपोगेट होता है, जिस मीडियम से साउंड ट्रेवल करता है, वहां पर भी कुछ इसी तरीके के कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन मिलते हैं। ठीक है, बात समझ पे आई। तो क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये जो स्लिंकी पे मूवमेंट है हमारा, जो स्लिंकी पे यहां पर इस तरीके से अ, हमें ऑब्जर्व हो रहा है, तो क्या उसको साउंड वेव के प्रोपोगेशन, जो किसी मीडियम पर साउंड वेव का प्रोपोगेशन होता है उसको, और प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ स्लिंकी, जो यहां पर डिस्टर्बेंस ऐसे जा रहा है, डिस्टर्बेंस ही बोलते हैं इसको, जो इस तरीके से पुश पुल जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस एक तरीके से, कोई मीडियम था वहां पर पहले कोई किसी तरीके से बना हुआ था, वो उस पर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस कहते हैं इसको, कंप्रेशन या रेयरफैक्शन जो भी है। तो यहां पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं, जो साउंड वेव्स हैं वो कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर, समझ पे आई बात। तो अब यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो डेफिनेशन है वो यहां पर ये होता है कि द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। ये होती है हमारी एक तरीके से कह लीजिए डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। ये हमारी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन। क्लियर, कि जब पार्टिकल्स, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करें, वो उसी डायरेक्शन पर ऑसिलेट करें या उसी डायरेक्शन पर वाइब्रेट करें जिस डायरेक्शन पर डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है। या कह लीजिए इस तरीके से जो हमारा कंप्रेशन या रेयर फैक्शन था वो ऐसा प्रोपोगेट हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर, और इनके जो इस जगह पर लोकली ये वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाइब्रेशंस की डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है, पैरेलल है दोनों।
तो ऐसे हम लोग बोलते हैं इनको, इस तरीके की वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफिनीशन। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डिफिनीशन। द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। क्लियर? अब आप बढ़ते हैं आगे इस पे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वैसी ही चीज है कि एक्चुअल में यहां पर ऐसा नहीं होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करके यहां तक आ जाए। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि समझना है हमें कि यहां पर वो जो एनर्जी दी गई है इसको, वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है, वो जो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन है, वो जो पुश पुल है, वो मूव करता है, ना कि एक्चुअल में कोई पार्टिकल मूव कर जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि आप किसी जगह पर लाइन पे खड़े, पीछे से किसी ने धक्का दिया, तो वो धक्के की वजह से क्या होता है, धक्का आगे बढ़ता जाता है, बट आप क्या होते हैं, एक बार आपको धक्का लगा, आप आगे आ जाते हैं, फिर वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस धक्के को आगे ट्रांसफर करके आप वापस उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप खड़े थे। हाँ या ना? हाँ या ना? होता है ऐसे। तो ऐसा नहीं होता कि धक्का आपको अगर हल्का सा लगा तो आप सीधे पहुंच जाते हैं जो टिकट काउंटर है या जो मेस की टेबल है जहां पर खाना बट रहा है, सीधे आप वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा धक्का लगा तो आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, बट वो धक्का आप देखते हैं कि वो आगे मूव करता चला जाता है, क्योंकि आपने आगे वाले को धक्का दिया, आगे वाले ने आगे वाले को धक्का दिया, आगे वाले ने आगे को धक्का दिया, तो इस तरह वो धक्का आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है? तो इसी तरीके से यहां पर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट वो सिंपली ऑसिलेट करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। किसी पॉइंट के अबाउट वो क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ पोजीशन में वहां पर ऐसे, जो उसकी उनकी रेस्ट पोजीशन थे उसके अबाउट वहां पर वो ऑसिलेशन ऐसे करते हैं। ठीक है? और इसी तरीके से बिल्कुल हमारा साउंड वेव्स पर भी होता है। तो इसी कारण से हम साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है? इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और तरीके की हमारे पास वेव होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। देखिए, साउंड वेव के बारे में याद कर लीजिए, जो साउंड वेव्स हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। साउंड जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और एक और तरीके की वेव्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपने देखी है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव आपने देखी है। कहां देखी है, बताता हूं। जैसे कि आपने कभी आप जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने कह दिया कि जाइए और छत से कपड़े जो हैं वो उठा लाइए। ठीक है? छत में जो रस्सी में कपड़े पड़े हैं आप उनको उठा लाइए। तो आप जाते हैं और सबसे आखिरी वाला जब कपड़ा निकाल रहे होते हैं तो उसमें आप ऐसे खींच दिए। तो जब आपने उसको खींचा तो कपड़ा तो आपके हाथ में आ गया, बट जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग थी या वायर थी, अब वो क्या करने लगती है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगती है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगती है। हाँ या ना? देखने में जो पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग है वो कैसे कर रही है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ठीक है? ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, बट उस पे जो वेव के यानी कि वो जो डिस्टरबेंस का ट्रेवल आपको दिखाई देता है वो इस डायरेक्शन पर दिखाई देता है। यानी कि बिल्कुल कुछ ऐसा ही जैसे कि अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो पार्टिकल का मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट यहां से यहां ऐसे ऐसे होता है, जबकि जो वेव प्रोपोगेट होती है वो कुछ इस डायरेक्शन पर हो रही होती है। ठीक है? यानी कि पार्टिकल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन, पार्टिकल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे, और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सेम है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये क्या है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव में देखो जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है इस डायरेक्शन पर, और जो वेव होती है वो इधर प्रोपोगेट करती है। जो वेव होती है वो इधर प्रोपोगेट करती है। आपने अगर कभी देखा हो कि कोई रस्सी मान लीजिए बंधी हुई है और किसी ने उसके दो साइड्स को ऐसे लिया और ऐसे 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 किया। ठीक है? अगर आप कोई ऐसी वीडियोस वगैरह देखते होंगे जहां पर कोई एक्सरसाइज करता है तो आपने ये देखा होगा कि लंबी लंबी रोप्स होती हैं, उनको एक तरफ पकड़ के वो क्या करते हैं, ऐसे 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 चलाते हैं। ठीक है? तो जब वो उसको ऐसे ऐसे चला रहे होते हैं तो हाथों का मूवमेंट देखिए, वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे उस रस्सी को चला रहे होते हैं। ठीक है? जबकि उस रस्सी में जो मूवमेंट आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि आगे ट्रेवल कर रहा है। बट सोचिए अगर कि उसके पार्टिकल्स अगर एक्चुअल में मूव कर रहे होते हैं आगे, तो जो हाथों में रस्सी है
वो हाथ में नहीं रहती, क्योंकि वो भी तो रस्सी का ही पार्ट है। वो चलकर चली जाती आगे, जहां पर रस्सी बंधी थी वहां पर चली जाती। बट ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है? होता यह है कि जब हम ऐसे रस्सी को मूव करा रहे होते हैं तो देखो, जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? ऊपर नीचे मूव करा रहे हैं, ठीक है। जबकि वो जो डिस्टरबेंस है वो कैसे जा रहा है? आगे तरफ जा रहा है। वो जो डिस्टरबेंस है वो कैसे जा रहा है? वो आगे तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे डिस्टरबेंस मूव करता हुआ दिखाई देता है, ऐसे 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 मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो एक्चुअल में पार्टिकल नहीं जा रहा। क्या होता है? सिर्फ वो जो डिस्टरबेंस है वो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके के वेव्स, जहां पर कि पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। देखो, परपेंडिकुलर है इधर, क्योंकि वेव प्रोपोगेशन इधर है, और जो सोर्स ऑसिलेट कर रहा है वो इधर है, और पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं वो इधर है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, प्रोपोगेशन ऐसे, तो देखो 90 डिग्री बन रहा है परपेंडिकुलर। तो इस तरीके की वेव्स हमारी कहलाती हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इन अ ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स वेव के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव का जो मतलब प्रोपोगेशन का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन पर ऑसिलेट नहीं करते, बट ऑसिलेट अप एंड डाउन, ठीक है। वो क्या करते हैं? अप एंड डाउन ऑसिलेट करते हैं वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसे ऑसिलेट करते हैं। Thus, a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their mean position in the direction perpendicular to the direction of wave propagation. तो ये आपकी ट्रांसवर्स वेव की क्या हो गई? डिफिनेशन हो गई कि ट्रांसवर्स वेव वो होती है, a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their mean positions in a direction perpendicular to the direction of wave propagation, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव है, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है, देखो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है, ठीक है, इसके मीडियम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, इसके मीडियम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, वो अपनी मीन पोजीशन, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। ये जैसे पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। इस पार्टिकल की ये एक्सट्रीम पोजीशन इधर हो जाएगी। तो ऐसा जब मूवमेंट होता है तो हमारा क्या कहलाता है? ये कि ये क्या है? यहां पर हमारा कैसा है प्रोपोगेशन? एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है पार्टिकल के मोशन के, तो तब वहां पर हमारा ट्रांसवर्स वेव कहलाती है वो, ठीक है। बात समझ पे आई? तो अगर आप यहां पर ट्रांसवर्स वेव की अगर हम लोग बात करें, तो ट्रांसवर्स वेव को हम लोग एक और तरीके से देख सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, अगर हम लोग इस पे बात करें तो ट्रांसवर्स वेव, अगर हम बात करें इस पे, ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव को देखो यहां पर एक हम एग्जांपल दिखाते हैं आपको ट्रांसवर्स वेव के लिए। ट्रांसवर्स वेव एक्चुअली उस पे हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, जबकि वेव हमें एक डायरेक्शन पर चलती हुई दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको गौर से देखें, तो देखिए यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं, यहां पर जितने भी लोग खड़े हैं वो कैसे हैं? यहां पर अपनी पोजीशन पर खड़े हैं, बस वो क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन कर रहे हैं। देखिए इनको गौर से देखिए, इनको गौर से देखिए, इनको, ये जो किनारे में सबसे, उनको देखिए, वो सिर्फ अपने एक जगह पर क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन कर रहे हैं। देखिए गौर से, वो क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन, एक जगह पर अप एंड डाउन, देखिए यहां पर गौर से। तो वो एक ही जगह पर अप एंड डाउन कर रहे हैं, जबकि हमें अगर अब ओवरऑल देखें तो क्या क्या लग रहा है? कि कोई चीज मूव करते हुए आगे आ रही है, हाँ या ना? क्या लग रहा है? कोई चीज मूव करते हुए आगे आ रही है। तो सेम होता है हमारा किसके साथ? जब ट्रांसवर्स वेव मूव करती है किसी तरीके की, किसी मीडियम पर, तो वहां पर भी जो ये इस तरीके से हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जबकि जो प्रोपोगेशन होता है वेव का वो ऐसा होता है। देखिए ओवरऑल आपने देखा कि वेव ऐसा लग रहा है कि उधर से इधर आ रही है, बट इस डायरेक्शन पर पार्टिकल का मोशन है ही नहीं। पार्टिकल इधर मूव ही नहीं कर रहा है। पार्टिकल मूव किधर कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, पार्टिकल मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। बात समझ पे आई? ये है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हो सकती हैं? यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी हो जाएंगी कुछ, जहां पर जो पार्टिकल्स है वो एक पोजीशन पर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करें, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि यही सारे जो सोल्जर्स हैं वो कैसे होते? ऐसे ऐसे लंबी चैन बनाकर लेटे हुए होते, ठीक है, लेटे हुए होते। फिर वो एक बार उठ रहे होते, बैठ रहे होते, उठ रहे होते, बैठ रहे होते।
मतलब ऐसे नहीं मतलब उठना बैठना नहीं करते, वो क्या कर रहे होते, मतलब लेटे हुए होते और अपने जो पैर हैं उनको एक बार सिकोड़ रहे होते, एक बार फैला रहे होते, एक बार सिकोड़ रहे होते, फैला रहे होते, यानी कि अपने बॉडी को एक बार ऐसे स्विंग करते, एक बार फैलाते, ऐसे 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 अगर करते, लेटे हुए होते सब, और अपने बॉडी को किसी तरीके से ऐसे ऐसे कर रहे होते, ठीक है, ऐसे लेटे हुए और ऐसे ऐसे डिक्रीज इंक्रीज कर रहे अपने लेंथ को। तो उस समय जो डिस्टर्बेंस हमें दिखाई देता, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसे ऐसे है, जब और वेव का भी प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ऐसे है, जबकि यहां पर ये ट्रांसवर्स वेव है, जहां पर कि पार्टिकल्स का मूवमेंट इस तरीके से अप एंड डाउन। क्लियर, ये बात समझ पे आ गई। तो ट्रांसवर्स वेव हमारी अलग चीज है और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो अलग चीज है, ठीक है, समझ गए, क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये चीज होता है हमारा। अब देखिए इस पे हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में चीजें, ओके। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव का जो एग्जाम्पल है, पहला तो वही जो भी मैंने आपको दिखाया। दूसरा कि जैसे आपने क्या किया कि आपने एक पेबल को लेटर सपोज पानी में ड्रॉप कर दिया, लेटर सपोज आपने क्या किया, पेबल को पानी में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो जब आप पानी पे एक पेबल को ड्रॉप करते हैं तो सरफेस हमारी ऐसे है, देखो पानी की जो सरफेस होती है वो ऐसे होती है। अब आपने इस जगह पर क्या किया, पेबल को ड्रॉप किया, तो ये सरफेस जो है हमारी, इस सरफेस में यहां पर पानी आकर क्या किया होगा, जो ऊपर वाला सरफेस का पोर्शन है वहां पर ऐसे उसने दबा दिया होगा, ऊपर वाली सरफेस को ऐसे दबा दिया होगा। तो यहां पर क्या होता है, सरफेस कुछ ऐसे दब जाती है, यहां पर सरफेस जो होती है वो कुछ ऐसे दब जाती है। अब वो जो सरफेस दबी है, जैसे ही वो पार्टिकल जो होता है फिर वो नीचे डूब जाता है, वो जो दबा हुआ पोर्शन था वो ऊपर आने की कोशिश करती है ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से फिर से वो यहां से एक ऐसे करते हुए वो जो आगे ऐसे रिपल्स आपको दिखाई देते हैं ना, कि कहीं पर अगर आपने पानी में क्या किया, कुछ ऐसा ड्रॉप डाला, किसी किसी चीज को आपने मान लीजिए पत्थर डाला या कोई दूसरी ऑब्जेक्ट डाल दी, तो वहां से जो ऐसे रिपल्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो ऐसे रिपल्स दिखाई देते हैं, तो वहां पर अगर आप देखें तो जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, वो इस डायरेक्शन पर पार्टिकल नहीं मूव कर रहे होते, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं। आप क्या करिएगा, आप एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप करिएगा, या फिर आप तो जैसे मान लीजिए पानी है, पानी पर आप थोड़ा सा एक ऐसी कोई तैरने वाली चीज रख दीजिएगा, ठीक है, कोई तैरने वाली चीज रख दीजिएगा, और उसके बगल में थोड़ी दूर पर एक पत्थर को ड्रॉप करिएगा। तो जब रिपल आएंगी उस कागज के पास, तो कागज ऊपर नीचे मूव करेगा, ना कि वेव के डायरेक्शन पर। तो जो वाटर के सरफेस पे बनती हैं वेव्स वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है। और जो पानी के अंदर वेव्स बनती हैं, पानी के अंदर उसके बल्क मटेरियल पर, बल्क में, वो बनती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। याद रखिएगा, वाटर की सरफेस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारी मतलब कह लीजिए कि वहां पर वाटर की सरफेस पे हमारी ट्रांसवर्स वेव बनती है, और वाटर के अंदर, वाटर के अंदर हमारी बनती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या बनती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं, क्लियर, ठीक है। लाइट जो है वो हमारी ट्रांसवर्स वेव है, बट वहां पर क्या होता है लाइट के साथ, वहां पर मीडियम का ऑसिलेशन नहीं चाहिए होता है, जैसे कि यहां पर हमें चाहिए होते हैं पार्टिकल प्रेशर या डेंसिटी की, क्योंकि वो एक मैकेनिकल वेव नहीं है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मैंने समझाया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, पिछले क्लास में मैंने समझाया था, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ओके, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने की वजह से वहां पर वो सेल्फ सेल्फ सस्टेनिंग होती हैं, वो खुद ही एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ती हैं, क्लियर। और बाकी ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, यानी कि 11th में और 12th में और जानेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में। तो अब बढ़ते आगे यहां से, और अब वापस आते हैं और साउंड वेव जो है, साउंड वेव के बारे में और चीजों को समझते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि अगर मैं बोल रहा हूं, मेरे बगल में कोई दूसरा इंसान बैठा है, या कोई फैन रखा हुआ है, या
कोई स्पीकर है, कोई जो बड़े स्पीकर है, छोटे स्पीकर है, यानी अलग अलग तरीके के साउंड को हम आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि ये सेम डिवाइस से नहीं आ रही है। तो कुछ तो ऐसी चीज होगी उस साउंड वेव में जो कि हमें बताती है कि साउंड वेव जो आ रही है हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ तो होगा, हाँ है ना? कुछ तो होगा कि कुछ तो है जो कि हमें ये बताता है कि जो साउंड वेव है किसी सोर्स से आने वाली वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आखिर वो चीजें होती क्या है? तो साउंड वेव में होती है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। इन चीजों से हम साउंड वेव को डिफरेंट डिफरेंट जो होती हैं साउंड वेव्स अलग अलग तरीके की, अलग अलग चीजों की, उनको समझ पाते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। जैसे कि मेरी आवाज थोड़ी भारी है, कोई और होगा उसकी आवाज पतली होगी, जिसे बोलते हैं ना पतली आवाज है, भारी आवाज है, मोटी आवाज है, इस तरीके से। अब वहां पर आवाज मोटी का क्या मतलब है? आवाज मोटी है, ऐसा कुछ है? तो मीनिंग क्या है उसका? उसके लिए हम लोग देखो कुछ टेक्निकल टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनका क्या मीनिंग होता है उनको समझेंगे, और उनके बेसिस पे फिर से हम टेक्निकल टर्म्स का यूज करेंगे, या कह लीजिए साइंटिफिक टर्म्स का। ऐसा नहीं कि आवाज मोटी है, बैठी है, भारी है, इस तरीके से कुछ नहीं। बात समझ पे है? क्लियर? तो अभी अगर मैं बोलूं कि मेरी आवाज कैसी है, तो मेरी आवाज की जो पिच है वो लो है। मेरी आवाज की जो पिच है वो लो है एज कंपेयर टू किसी लड़की की आवाज। उनकी आवाज जो है वो कैसी होगी? एक जनरल वे पे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं किसी कोई आप उस पे क्या क्या कहते हैं कि एक कोई इस तरीके से कह दे कि नहीं इनकी आवाज तो काफी भारी है। नहीं, मैं अ, जो एक्सेप्शंस है उनकी बात नहीं कर रहा, जनरलाइज वे पे बात कर रहा हूं। तो लड़कों की आवाज की जो पिच होती है वो क्या होती है? कम होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स की जो आवाज होती है, उनकी पिच हाई होती है, लड़कों की आवाज की पिच कम होती है। तो ये जो भारी और हल्का हम लोग बोलते हैं ना, भारी आवाज है, हल्की आवाज है, मोटी आवाज है, पतली आवाज है, इनकी जगह पर हम यूज करते हैं पिच, पिच शब्द का। तो पिच क्या होता है उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड ये सब समझना होगा। वैसे काम तो हमारा फ्रीक्वेंसी से ही हो जाएगा, बट फिर भी बाकी चीजों को भी तो समझना है कि एम्पलीट्यूड क्या है। होता है ना कि आपके पास एक मोबाइल का स्पीकर है, मजा नहीं आ रहा, आपने एक बड़ा स्पीकर मंगा लिया। अब बड़े स्पीकर पे आप खूब तेज बजा रहे हैं कि पड़ोस तक आवाज जा रही है। होता है ऐसा? फिर पड़ोस वाले आके कह रहे हैं कि आवाज को थोड़ा कम कर लीजिए, धीमा कर लीजिए। तो आवाज को धीमा, कम, तेज, ज्यादा से क्या मतलब है? वहां पर हमें क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है आप लोग की आदत एक्सेप्शंस पर ही बात करते हैं, तो मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, समझे? मैं एक्सेप्शन इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बात समझ पे आई? एक मैं जनरलाइज्ड वे पे बात कर रहा हूं। अगर कंपैरिजन करें, 1000 लोग को अगर आप उठा लें, दूसरे 1000 को ले लें, तो उनमें ज्यादातर में यही डिफरेंस आपको दिखाई देगा। बात समझ पे आई? तो एक एवरेज में बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड, ये सब क्या है? ये सब हमें क्या करना है? देखना है, समझना है क्या होगा। तो देखिए, अगर साउंड वेव की बात करी जाए, ठीक है, अगर एक साउंड वेव की बात करी जाए, किसी सोर्स से, स्पीकर से ऐसे साउंड वेव आ रही है, तो यहां पर इसकी डेंसिटी का जो वेरिएशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। अब गौर से देखिएगा, बहुत गौर से यहां पर, और एकदम क्लियर रहिएगा जो मैं यहां पर अभी बताने वाला हूं, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है आगे। देखिएगा, समझिएगा। यहां पर क्या है कि एक स्पीकर है, और इस स्पीकर से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हमने माना कि कुछ इस तरीके की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसा है। तो ये तो हो गया डेंसिटी वेरिएशन। इसको देखिए हमने बनाया क्या? डेंसिटी वेरिएशन दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद इसी को अगर हम बनाना चाहें तो प्रेशर वेरिएशन के लिए कुछ ऐसा बना सकते हैं।
प्रेशर वेरिएशन के लिए ऐसा बना सकते हैं कि यहां पर ऐसे लाइंस बना दी हमने बहुत पास पास, तो वो हो गए कि यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ऐसे बना दिया। यहां पर हमने डेंसिटी ज्यादा कम बना दिया। अब सोचिए जरा कि अगर मैंने कह दिया कि यहां पर जो ये आपको सी से ये जो कंप्रेशन दिख रहा है, सी ठीक है, ये जो सी से कंप्रेशन दिख रहा है आपको, और आर से रेयर फैक्शन, कंप्रेशन यानी कि चीजें पास पास है, रेयर फैक्शन यानी कि दूर दूर है। तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये डेंसिटी वेरिएशन है, ये प्रेशर वेरिएशन है। आपको अगर 5 सोर्स दे दिए जाए और उन 5 सोर्स की आपको डेंसिटी वेरिएशन बतानी हो और प्रेशर वेरिएशन बतानी हो, तो आप इस तरीके के डायग्राम को बनाने बैठेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। आपके लिए ये डायग्राम बनाने के लिए मुश्किल होगी। समझिएगा बात को। यहां पर अगर आपसे कह दिया जाए, 5 सोर्स दे दिया जाए और उन 5 सोर्स से कह दिया जाए कि उसके जो डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन है, यहां पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का अपनी मीन पोजीशन से किसी पोजीशन से, यहां पर जो पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसको आप क्या करिए, या उस चीज को रिप्रेजेंट करिए। तो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करने में आपके छूट जाएंगे पसीने, क्योंकि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग लेकर आते हैं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। क्या लेकर आते हैं? इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन। तो किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और होते हैं, कि हम साउंड वेव्स को ऐसा क्यों बना रहे हैं, जबकि साउंड वेव्स से पार्टिकल्स तो इधर इधर मूव करते हैं। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या किया गया है, यहां पर ये जो वेरिएशन है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है मौजूद है, उनको एक पेपर में ड्रॉ करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। बात समझ पे आई? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर आप मैप बनाते हैं, आपने मैप देखा होगा, तो मैप हमारे कई तरीके के होते हैं। एक कुछ इस तरीके का मैप कि आपने बना दिया कि देखो इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, बट वहां पर इंफॉर्मेशन पूरी होती है। तो अगर आप जो मैप यूज करते हैं, देखते हैं अपने चारों तरफ, उस पे एग्जैक्टली वैसा नहीं होता कि वहीं पर जैसे कहीं पेड़ लगाओ तो पेड़ ऐसे लगा दिया, कहीं पर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लगाओ तो उसको लगा दिया, जैसे वो पेपर में पहले बन के आता था। मैं गूगल मैप्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, गूगल मैप्स की बात नहीं कर रहा हूं, गूगल मैप्स को मत ले लीजिएगा। जो पेपर में मैप्स बनकर आते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि पेड़ बना दिया है ये, फिर उसके बाद एक छोटी सी टंकी है तो वो बना दिया, ये सब नहीं बनाया जाता है। जो उस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो अर्थ में चीजें मौजूद हैं उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है पेपर में, ठीक है। उसी तरीके से जो एक्चुअल में रियल लाइफ में डेंसिटी वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन मौजूद है, उसको अगर हम पेपर में बनाने में बैठेंगे डेंसिटी वेरिएशन दिखाकर, तो हमसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन छूट जाएगी और सही तरीके से वो नहीं बनेगा। तो कुछ ऐसा तरीका जिससे कि हम आसानी से इन वेरिएशंस को रिप्रेजेंट कर पाए, सारी इंफॉर्मेशन इस पे इंक्लूडेड हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके की वेव्स को फॉर्म करना। और ध्यान दीजिए ये हमारी ट्रांसवर्स वेव नहीं है, हां ये एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीके से कह लीजिए ग्राफ है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के वेरिएशन को भी यहां पर दिखाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमारा आगे चलकर जब ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे हायर क्लासेस पे, उनको भी इस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात समझ पे आई? समझ लीजिए अच्छे से। यहां पर एक्चुअल में ट्रांसवर्स वेव नहीं बना दी गई, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जो यहां पर, मतलब ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, इसको ही आपने इसी तरीके का आपने कुछ यहां पर ट्रांसवर्स वेव के केस में देखा था। तो यहां पर वो ट्रांसवर्स वेव एक्चुअल में रियल लाइफ में जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो ऐसे दिखाया जा रहा है। इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो पेपर में, कॉपी में अपने, तो यहां पर हम इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यहां पर जो चीजें हैं वो सब बदल जाएंगी। यहां पर मीडियम नहीं बचेगा, यहां पर हमारा एक ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर में हम कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, तब जाकर ये बनेगा, ठीक है। यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है,
उसको बार बार देखो लाइन पास पास बनाना, दूर दूर बनाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ एक तो है नहीं कि दिन भर पेंटिंग करते रहे बैठ के। समझिएगा बात को, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमें बनाकर उसकी स्टडी नहीं करना कि हम उसको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक आर्टिस्ट है तो बैठ के बनाते रहे। रिक्वायरमेंट है हमारी कि उस चीज को जो हमारे हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है उसको हम जल्दी जल्दी क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके पेपर में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जो रियल लाइफ में ऐसी हैं, उन दोनों को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ्स। जो आपने ग्राफ पढ़े होंगे ना, एक्स वाई प्लेन वाले, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये यहां पर एक्स और वाई एक्सिस बनी हुई है। उन एक्स और वाई एक्सिस पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, और क्या रिप्रेजेंटेशन है आप देखिए गौर से। यहां पर क्या यूज करते हैं कि ये जो ऊपर उठा वाला रीजन है, ये जो ऐसे ऊपर उठा वाला रीजन होता है वेव का, ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन का, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कंप्रेशन वाले रीजन्स को। किसको? कंप्रेशन वाले रीजन्स को। कंप्रेशन को, जैसे यहां पर कंप्रेशन डेंसिटी वेरिएशन का जो है प्लॉट यहां पर, उसमें जो कंप्रेशन है और प्रेशर वेरिएशन में जो यहां पर प्रेशर है, देखो उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे। उसके बाद ये जो रेयर फैक्शन वाला पोर्शन है, देखो यहां से मैक्सिमम रेयर फैक्शन, गौर से देखिए, यहां पर मैक्सिमम रेयर फैक्शन है, यहां पर देखिए, यहां पर मैक्सिमम रेयर फैक्शन है। डेंसिटी वेरिएशन देखें अगर, या फिर प्रेशर वेरिएशन देखें, तो यहां पर मैक्सिमम रेयर फैक्शन है इस जगह पर, यहां से ऐसे मैक्सिमम रेयर फैक्शन है। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया यहां पर एकदम मिनिमम, कि वहां पर जो हमारा चीजें पास पास है वो कैसी हैं, एक्चुअल में बहुत दूर दूर है। मतलब अगर हम बात करें प्रेशर की, तो एकदम कम है वहां पर प्रेशर। डेंसिटी वहां पर एकदम क्या है, कम है। यानी कि डेंसिटी की टर्म्स पे अगर हम लोग बात करें, डेंसिटी या फिर प्रेशर है इस जगह पर, उसको यहां पर प्रेजेंट किया जा रहा है क्या बताकर, कि जो डेंसिटी है वो क्या है हमारी, और प्रेशर जो है वो पहले तो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, घटते घटते एकदम क्या हो गया, कम हो गया। देखो एकदम कम हो गया। उसके बाद फिर बढ़ा 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 बढ़ के एकदम मैक्सिमम हो गया। घटा 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 घट के यहाँ पर जीरो है, जीरो यानी कि नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ना तो दबा हुआ है ना तो फैला हुआ है। और उसके बाद फिर से ऐसे एकदम फैल गया, फिर दब गया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर यहां पर फैल गया, फिर दब गया। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन पर जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ऐसा, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, यानी कि जो पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, हिल जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और इसका ये जो वैली वाला जो दिखाई दे रहा है, वैली, वैली समझते हैं? वैली यानी कि जो पहाड़ होता है, हिल और वैली, उसके दो पहाड़ के बीच की जो जगह होती है, ऐसे दिखाई देता है, दो पहाड़ है ऐसे, और उसके बीच वाली जो जगह है ऐसे, वो वैली होती है। तो यहां पर ये हिल हो गया और ये वैली हो गई। तो हिल वाले पोर्शन को बोलते हैं क्रेस्ट, और जो वैली होती है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ। क्लियर? बात समझ गए? और ये वाला जो पोजीशन होता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है एवरेज डेंसिटी और प्रेशर, यानी कि एक जो मीन वैल्यू है उसको, कि अभी अगर किसी तरीके के यहां पर साउंड ना हो तो जो डेंसिटी या फिर प्रेशर होगा यहां पर, अब मैंने बोलना चालू किया या साउंड प्रोड्यूस होना चालू है सोर्स से, तो वहां पर फिर वेरिएशन आता है, और उस वेरिएशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात समझ पे आई? बात समझ पे आई? तो इन डायग्राम्स को बनाना क्या होता है, मुश्किल होता है, इस वजह से हम इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये जो पीक होती है, इसको पीक, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैक्सिमम कंप्रेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मैक्सिमम कंप्रेशन को, मैक्सिमम को। और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैक्सिमम रेयर फैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? मैक्सिमम रेयर फैक्शन बोलिए, या फिर मिनिमम कंप्रेशन बोल सकते हैं। जैसे कि एक ग्लास है, तो उस ग्लास को हम ये बोल सकते हैं कि पूरा खाली गिलास है, या फिर बोला जा सकता है पानी उस पर भरा है बट कितना? जीरो। पानी भरा है इतना, जीरो। यानी बोलने का तरीका सेम चीज को, कि हम ये कह दें कि वो या तो खाली है, या तो ये कह दें कि उस पर पानी भरा है बट कैसा है? जीरो है। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया हमारा? क्रस्ट हो गया, और ये हो गया ट्रफ।
ये वाला रीजन ट्रफ, ये क्रस्ट हो गया, और क्रस्ट का जो मैक्सिमम है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन के मैक्सिमम को, ये यानी कि जो पीक होती है क्रस्ट की उसको वो रिप्रेजेंट कर रही होती है कंप्रेशन के मैक्सिमम को, और ये जो ट्रफ का मिनिमम होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रेयर फैक्शन के मैक्सिमम को, रेयर फैक्शन के मैक्सिमम को। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्रेसर का मिनिमम है, कंप्रेशन का मिनिमम है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि एक ही चीज को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, तो वैसे ही यहां पर कंप्रेशन का मिनिमम बोलिए या रेयर फैक्शन का मैक्सिमम बोलिए, और ट्रफ का ये एकदम मिनिमम है, एक तरीके से कह लीजिए एकदम नीचे तरफ जा रहा। ओके, समझ गए ये चीज? तो ये जो पीक होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और जो वैली होती है उसको ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ ऑफ अ वेव। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ, क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से जो हमारा वेरिएशन है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है इसमें हमारा एक तरीके से कुछ नोटेशंस का यूज करना या इनकी प्रॉपर्टीज का यूज करना, जो कि हेल्प करती है हमें किसी साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक को समझने में, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक को समझने में। जैसे कि अगर आप इस पे देखें, ठीक है, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, जैसे कि आपने यहां से स्टार्ट किया मान लीजिए, ठीक है, इस जगह से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी, और इसी तरीके की चीज जब दूसरी मिलने लगे, कहां से मिलेगी, यहां तक, यानी कि इधर से लेकर इधर तक की जो लेंथ होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। यानी कि इस क्रेस्ट के जैसे पीक है हमारा, और अगली वाली क्रेस्ट का जो पीक है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लैम्डा होती है। क्या होती है? लैम्डा, जिसको कि बोलते हैं वेव लेंथ। वेव की लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं? वेव की लेंथ या वेव लेंथ। ठीक है, हिंदी में इसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, बट हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे यहां से कंप्रेशन देखो स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये पहला कंप्रेशन है, एक तरीके से बोलिए पहला कंप्रेशन है, और इस कंप्रेशन, इसी बिल्कुल सिमिलर कंप्रेशन जो हमें अगला वाला मिलता है उसके जस्ट पहले तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी इसके स्टार्टिंग से और नेक्स्ट वाले के शुरू होने के पहले तक जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि आप क्या करिए, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करिए कैलकुलेट करना, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करिए चीजों को, मतलब वेवलेंथ को देखना। तो मान लीजिए आपने यहां से देखना चालू किया इधर से, तो जो आपकी वेवलेंथ होगी, जब इसी तरीके का रीजन दोबारा मिलने लगेगा, इसी तरीके का ये जो यहां पर वेरिएशन है दोबारा मिलने लगेगा, तो वहां तक की डिस्टेंस यहां से स्टार्ट करिए, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, और देखिए फिर से यहां पर वैसा ही कुछ मिला, तो यहां पर रुक जाइए। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको वेवलेंथ कहेंगे। या फिर आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से। तो यहां से चलना स्टार्ट करिए, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया, आप ऐसे गए 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 चले, स्टार्ट हुए यहां से, ऐसे स्टार्ट हुए आप, और यहां से मतलब इधर से आप चलना स्टार्ट हुए, और चलते 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 आप फिर से यहां पर पहुंच गए, जिसके बाद फिर से वैसा ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो कहलाएगी हमारी वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ एक ऐसी लेंथ होती है एक वेव में जो दो सिमिलर तरह की चीजों के बीच की डिस्टेंस होती है, दो सिमिलर तरह की चीजों के बीच की डिस्टेंस होती है। यानी कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, अब देखो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको समझना काफी आसान है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस जगह से स्टार्ट करें, देखो यहां पर जो था वो ऐसे बढ़ो, आगे बढ़ो 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 और यहां तक आ जाओ, तो ये हमारी एक वेव बन गई, एक वेवलेंथ है यहां से यहां तक, मतलब ये यहां से यहां तक एक वेवलेंथ है। या फिर अगर आप यहां से यहां देखना चालू करते हैं, यहां से, तो यहां से देखिए इसको, वेरिएशन फिर से यहां से वैसा ही सेम मिलने लगा, तो यहां से लेकर यहां तक हमें एक वेव ऐसी दिखाई दे रही है, और यहां इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहां से यहां सीधे सीधे ऐसे वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ हो गई। ठीक है, ये जो लेंथ हो गई ये वेवलेंथ हो गई। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहां से देख सकते हैं, तो इधर से देखिए इसी तरीके का वेरिएशन फिर मिलना चाहिए, तो कहां मिलेगा? इस जगह पर, इस जगह पर। यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाएगी वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ
जो सिंपल टर्म्स पे हमें समझना है वो ये है कि कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन के बीच की डिस्टेंस वो हमारी क्या हो गई, वेवलेंथ। या रेयर फ्रैक्शन से लेकर अगले रेयर फ्रैक्शन तक के बीच की डिस्टेंस वो वेवलेंथ हो गई। या इसी को जब जनरलाइज्ड कर दिया जाता है तो जनरलाइज्ड करने के बाद ये हो जाता है कि जहां पर से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहां से उसी तरीके का वेरिएशन जब आपको दोबारा देखने को मिले तो उस पोजीशन स्टार्टिंग से और उस पोजीशन फाइनल तक के बीच की जो ऐसे सीधी डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आपके लेवल पर ये था कि दो कंप्रेशन और दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में हमारी वेवलेंथ कहलाती है। जबकि ये जनरलाइज्ड फॉर्म होता है, हम कहीं से भी वेवलेंथ को देख सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना होता है, जहां से भी आप चालू करें उसी तरीके का वेरिएशन आपको वापस मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां से स्टार्ट करें तो आपको यहां तक आना पड़ेगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वेवलेंथ कहलाएगी। और कहीं पर आप देख लीजिए, इस एक गिवन वेव के लिए वेवलेंथ जो होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है। फॉर अ गिवन वेव, जैसे यहां तक अभी ऐसे दी हुई तो उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, क्लियर? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, लैम्डा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लैम्डा। ये एक ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा। ठीक है, लैम्डा, 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 लैम्डा। ठीक है, क्लियर? और इसकी जो एसआई यूनिट है, क्योंकि ये एक तरीके की लेंथ है, वेवलेंथ, तो इसकी एसआई यूनिट मीटर्स पर ही होगी। बट ध्यान दीजिएगा, यहां से जैसे हमने देखा कि वेरिएशन हमें वैसा ही मिले, तो इधर से इधर देखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। कभी भी आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि इसको आप मेजर कर लें, तो ये वेवलेंथ नहीं कहलाती। वेवलेंथ हमारी इधर से इधर कहलाती है, वेवलेंथ। ओके, ठीक है, समझ गए ये चीज। दूसरा, यहां पर अब जो है हमारा वो क्या है कि यहां पर एम्पलीट्यूड, एक टर्म आता है हमारा एम्पलीट्यूड। क्या आता है? एम्पलीट्यूड। देखिए, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर आप इसको गौर से देखें, फिर से यहां पर अगर आप देखें इसको, तो देखिए कि यहां पर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो अपने मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हुए होंगे। जो यहां पर पार्टिकल्स मौजूद हैं वो अपने मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हुए होंगे, यानी कि यहां पर जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन से कुछ ऐसा डिस्प्लेस हुआ होगा। हाँ या ना? अपनी मीन पोजीशन से वो कुछ डिस्प्लेस हुआ होगा। तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। और वो रिप्रेजेंट होता है इस मीन पोजीशन से वो कितना ऊपर गया। ठीक है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। यानी ये जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बात समझ पे आई? यानी कि यहां पर बैठा हुआ जो पार्टिकल है अभी इस समय कैसा है, ऐसा मैक्सिमम ऐसा है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है वो अपनी मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो सकता है वो कहलाता है उसका, यहां पर एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, बात समझ पे आ गई? ये होता है उसका एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, वो हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके, तो हमारा क्या हो गया? लैम्डा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, लैम्डा हो गई वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वेवलेंथ हो गई, एम्पलीट्यूड हो गया। अब बढ़ते हैं इस पे आगे। आगे बढ़ने के पहले अगर बात करी जाए तो जो ये थे क्या कहते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज ने क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने ये देखा कि जो रेडियो वेव्स हैं, टेलीफोन है, या टेलीग्राफ, टेलीविजन पर, यानी कि इन्होंने जो रेडियो वेव्स खोजी थी वो आगे चलकर एक बेस बनी किसके लिए? रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इवन टेलीविजन, और जो आज हम लोग कंप्यूटर से बैठकर ऐसे बात कर पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वहीं से ओरिजिनेटेड है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो हमारे पास वाईफाई नहीं होता, या जो हमारे पास फोन वगैरह होता है वो सब नहीं होता। तो ऐसा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हुआ। ये तो थोड़ा सा क्या है, आपके जो साउंड चैप्टर है उसमें एक्स्ट्रा चीज है ये। ठीक है, एक पोर्शन है जहां पर इनके बारे में बताया गया बस। ठीक है, इस पे अभी कुछ ऐसा नहीं है, ज्यादा नहीं है इस पे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर
रखा गया है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी बस इतना आपको जानना है कि इनके नाम पर एसआई यूनिट रखी गई है हर्ट्ज। क्या रखी गई है? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज लिखते हैं या फिर उसको एच जेड ऐसे लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज बनाई गई है। बात समझ पे आई? फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कि कोई चीज कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। जैसे आपको प्यास लगी, गर्मी है, गर्मी का मौसम है, आपको प्यास लगी, तो आपने अगर 1 घंटे में 10 बार पानी पी लिया, अगर आपने 1 घंटे में 10 बार पानी पी लिया, थोड़ा थोड़ा करके आपने 1 घंटे में 10 बार पानी पी लिया, तो कहा जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है? 10 है। अगर आपने उसी 1 घंटे में 5 बार पानी पिया होता तो हम बोलते कि आपकी फ्रीक्वेंसी घट गई और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, 5 हर्ट्ज बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे बोलने को अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि 5 हर्ट्ज है। 1 घंटे के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या हो कि 1 सेकंड में आप क्या कर सके कि 1 सेकंड में आपने मान लीजिए कि साइकिल चला रहे हैं और 1 सेकंड में आपने ऐसे पैडल के 2 राउंड लगा दिए, तो वहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज। या फिर अगर आपने 1 सेकंड में क्या किया, आप बहुत बढ़िया रैपर हैं और बहुत तेजी से आपने रैपिंग कर दी और आपने क्या कर दिया, 1 सेकंड पे 2 शब्द या 3 शब्द 5 शब्द बोल दिए। मुझे नहीं पता क्या स्पीड होती है उसकी रैप करने की, कितनी जल्दी जल्दी वो बोलते हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है। बट हाँ, मान लीजिए कि उसने 10 शब्द बोल दिए। ठीक है, मान लीजिए 10 शब्द बोल दिए 1 सेकंड में, 10 शब्द, यानी किसी चीज को उसने जल्दी जल्दी रिपीट कर दिया 10 बार। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, हम कह सकते हैं वहां पर कि जो उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी है, उस वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर 10 बार रिपीट किया तो वो क्या हो जाएगा? 10 हर्ट्ज है। 1 सेकंड में अगर 10 बार रिपीटेशन हुआ तो वो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एक इस तरीके की वैल्यू जहां पर हम चेक करते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, किसी चीज का 1 सेकंड में कितनी बार रिपीटेशन हुआ है। और अगर साउंड वेव्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि 1 सेकंड पर कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हुए हैं, 1 सेकंड पर कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हुए हैं, वही हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी। बात समझ पे आई? ये चीज क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी को अभी हम लोग यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो गया कि आपने मान लीजिए कोई एक ड्रम है, आपने उसको क्या किया, ड्रम को बीट किया, तो एक यूनिट टाइम पर आपने कितनी बार ड्रम को बीट किया वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा। यानी कि मान लीजिए आपने 1 सेकंड में उसको 3 बार ऐसे कर दिया या 4 बार कर दिया, 5 बार जल्दी 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 ऐसे 5 बार उसको बीट कर दिया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी? 5 हर्ट्ज की। एक ड्रम है, ड्रम को आपने 5 बार ऐसे बीट कर दिया, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी या जो आपने वहां पर साउंड प्रोड्यूस करी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एक तरीके से मतलब जो आपने बीट किया वो जो साउंड निकलेगी उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, जो साउंड निकलेगी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो आपने ऐसे बीट किया है, मैं उस बीट की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं, अभी साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो जो बीट किया है आपने 5 बार वहां पर बीट किया, तो आपके बीट करने की फ्रीक्वेंसी 5 है, 5 हर्ट्ज। ठीक है, साउंड की तो अलग वहां पर हम बात करेंगे, क्योंकि साउंड तो उसके वाइब्रेशन से आ रहा है जो वहां पर वाइब्रेट कर रहा है, हमारा जो ड्रम पर लगा रहता है। ठीक है, जो मटेरियल लगा रहता है वो जो वाइब्रेट करता है, जिसे पर्दा बोलते हैं वैसे लोकल लैंग्वेज पर, तो वो जो वाइब्रेट कर रहा होता है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। हम तो बात कर रहे हैं अभी कि हमने 1 सेकंड में 5 बार ऐसे बीट किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब आपने जब क्या किया वहां पर ऐसे उसको बीट किया तो क्या हुआ कि वहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है और वो मीडियम पर ट्रेवल करता है। क्लियर? तो लेट अस सपोज कि एक कोई सोर्स है और उस सोर्स में 1 सेकंड में जो वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि देखो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलकर एक वेवलेंथ बनाते हैं। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलकर क्या करते हैं? एक वेवलेंथ बनाते हैं। ठीक है, एक वेवलेंथ बनाते हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन बनकर क्या बनाते हैं? एक वेवलेंथ बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन को होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? एक वेवलेंथ में एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, यानी कि वो उसी पोजीशन पर आ जाता है जिस पोजीशन से उसने चालू किया था, जिस स्टेट में उसने चालू किया था।
बात समझ में आई? तो यहां पर फिर से वो उसी तरीके की पोजीशन पे आ गया कि फिर से ये कंप्रेस होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा, इस पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन मिलेगा, फिर यहां से कंप्रेशन रेयरफैक्शन मिलेगा। तो ये इस तरीके का क्या है, पीरियोडिक यहां पर मूवमेंट हमें मिल रहा है। तो एक वेवलेंथ जहां पर हमें मिलती है, फिनिश होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक ऑसिलेशन। यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट तब होता है जब हमारी पूरी एक वेवलेंथ बनती है, या फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट जहां पर होता है वही तक हमारा पूरा एक वेवलेंथ होता है। और इस तरीके के अगर हम लोग यहां पर देखें कि यहां पर जो ऑसिलेशंस बने हैं वो कितने हैं, एक यूनिट टाइम पर कुछ है, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम पर जितने ऑसिलेशंस हुए होंगे वही उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। यानी कि एक सेकंड पर अगर इस सोर्स ने, लेट अस सपोज इसी को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे एक सेकंड पर इसने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 1 2 3 4, यानी कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन एक ऑसिलेशन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन दूसरा ऑसिलेशन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन तीसरा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन चौथा, और यहां पर कंप्रेशन आधा, ठीक है। यानी कि 4.5 हर्ट्ज क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर इसने सिर्फ क्या किया है, एक सेकंड में 4.5 बार ऑसिलेशंस कंप्लीट किए, ठीक है। बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो हमारा होता है वो क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी हमारी डिफाइन होती है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, न्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। तो एक सेकंड में कितना हुआ है ऑसिलेशन, वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यू से। न्यू, NU, ठीक है। ये एक ग्रीक सिंबल है जिसको ऐसे बनाते हैं, और ये क्या होता है हमारा एक ग्रीक सिंबल, इसको बोलते हैं न्यू, NU, ठीक है, न्यू। इस तरीके से क्लियर, यहां तक ये चीज क्लियर। तो ये हो गया क्या हमारा फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी तो ऐसे डिफाइंड थी, बट अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए दो तरीका है। दो तरीके ये हैं कि या तो हम एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उनको काउंट कर लें, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उनको काउंट कर लें, या फिर कुछ टी सेकेंड्स पर कितने ऑसिलेशन है उनको देख लें, जैसे अभी बताते हैं। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ये ध्यान दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर लिखी जाएगी तो जैसे 50 हर्ट्ज लिखा जाएगा, या फिर 50 हर्ट्ज लिखा जाएगा। यानी कि एक सेकंड में 50 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एक सेकंड में 50 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, वहां पर 50 वेवलेंथ मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसी में एक और चीज का इंट्रोडक्शन होता है, और वो होता है टाइम पीरियड। किसका, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, किसी दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच, यानी कि एक पहला कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, उसके बाद अगला कंप्रेशन। तो इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के बीच, यानी कि यहां से अगर हम लोग देखें तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने पर जितना टाइम लगता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि यहां से देखो यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, और इस ऑसिलेशन के कंप्लीट होने पर जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड हमारा रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टी से। क्लियर। टाइम पीरियड ऑफ वेव क्या हो गया, तो देखो अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट हो जाता है ऐसे, और एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन मिलता है। तो एक ऑसिलेशन जब हमारा कंप्लीट होता है तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के साथ क्या होता है, अगर आप यहां से अगर आप देखना चालू करें तो एक ऑसिलेशन जो कंप्लीट होगा वो यहां से जाते हुए यहां पर कंप्लीट हो जाएगा एक ऑसिलेशन, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर ये ऑसिलेशन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ पे आई? अगर आप यहां से देखें तो आपका ऑसिलेशन यहां से जाकर यहां तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट अभी फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग ये लेते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आप छोटी क्लासेस में हैं तो आपको चीजें समझाई जा रही हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि यहां पर हम
किसी भी जगह से ऐसे इसको देख सकते हैं कि इधर से देखें, बस हमारा मकसद ये है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब यहां पर खास बात यह भी है कि आप किसी भी जगह से अगर देखें तो उसमें आपको एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि देखिए, अगर आप सोचे कि यहां से यहां तक आपने ले लिया, ठीक है, एक ऑसिलेशन आपने यहां से यहां तक चूज किया, तो इस ऑसिलेशन में देखो ये इधर आधा कंप्रेशन है, ठीक है, ये आधा कंप्रेशन है इधर, आधा कंप्रेशन है इधर, तो मिलकर हो गया एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। या फिर अगर आप यहां से चूज करें इधर से, तो इधर से अगर आप चूज करेंगे तो ये इधर ऐसे जाएगा और ये आकर यहां पर आ जाएगा। तो देखो, अगर ये मीन पोजीशन अगर हम एक ऐसे बना दें, तो ये देखो कंप्रेशन का थोड़ा सा पार्ट जो था वो आकर इधर जुड़ जाएगा, तो एक कंप्रेशन हो गया और एक रेयरफेक्शन। यानी कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ही होता है, बट मैं इसको जनरलाइज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको यहीं से ही देखना है, आप किसी भी जगह से देखेंगे तो वहां पर भी आपको एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने पर एक फुल कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिल जाएगा, जब सारे कंप्रेशन जो वहां पर आपको हिस्से मिलेंगे उसको जब आप सम अप करेंगे। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने पर जो यहां पर लेंथ कवर होती है एक वेव से, वो कहलाती है वेवलेंथ। समझते जाइएगा, एक वेव जब ऐसे एक वेव मतलब एक वेव ऐसे क्रिएट होती है, यानी कि एक हम यहां पर हमारा ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जितने टाइम पर कवर करता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और जब यहां पर देखो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर मौजूद एक पार्टिकल के मूवमेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पार्टिकल के मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर ये चीज। ठीक है, ये जो वेव है यहां पर मौजूद एक एक पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के जो वेरिएशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर वो जो पार्टिकल है वो जो मैक्सिमम मूवमेंट करता है, ठीक है, देखो क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव पे अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसा है तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो वो जो मैक्सिमम ऑसिलेशन हो रहा है, यानी कि उस ऑसिलेशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस पार्टिकल को जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि इस पोजीशन से यहां तक जा रहा है, फिर यहां से यहां तक जा रहा है, फिर यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, जबकि वेव हमें ऐसे दिख रही है प्रोपोगेट होती हुई। तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड, जिसको कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहां से अगर हम एम्पलीट्यूड देखें तो ये एम्पलीट्यूड है, अगर यहां से अगर हम लोग देखें तो ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, समझ गए? और इसी में फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है कि देखो, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में इतना समय लग रहा है, ठीक है, यानी कि टी समय लग रहा है, टी समय लग रहा है एक ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, टी समय लग रहा है एक ऑसिलेशन के लिए। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होंगे? कितने ऑसिलेशंस होंगे? जब हम इस तरीके से देखते हैं, पूछते हैं कि एक सेकंड में कितना होगा, तो एक सेकंड ये आपको याद होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू टी इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी। और इसी को ही बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं? इसी को न्यू बोलते हैं। यानी कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाता है। बात समझ पे आई? कि अगर टी समय पर, यानी कि मान लीजिए कि हमारे 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा है, बहुत हमारा यहाँ पर वो है, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है एक साउंड के वेव के कंपैरिजन में, बट मैं आपको समझाने के लिए भी बता रहा हूं कि मान लीजिए कि 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो 2 सेकंड में अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे होंगे? अगर 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो रहा होगा, यानी कि 2 सेकंड में अगर एक ऑसिलेशन हो रहा होगा, तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे होंगे? वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी 1/2। यानी यही तो किया हमने, 1/2 टाइम पीरियड, जो कि हो जाएगा कि एक सेकंड में आधा ऑसिलेशन हो रहा होगा। 2 सेकंड में अगर एक पूरा हो रहा है तो एक सेकंड में आधा हो रहा होगा, वही चीज है यहां पर। तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होता है वो निकल कर आ जाता है, यानी कि टाइम पीरियड और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का एक हमें रिलेशन मिलता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है वो हमारा होता है साउंड वेव होता है। ठीक, साउंड वेव का टाइम पीरियड होता है। क्लियर? ऑसिलेशन
ऑसिलेशंस वही, वाइब्रेशंस हमारे, ऑसिलेशन यानी कि वही वाइब्रेशंस, ठीक है, वाइब्रेशंस जो हो रहे होते हैं वही ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन आपने पढ़ा होगा, वही चीज है यहाँ पर। क्लियर? तो जो टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है ये, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है सेकेंड्स। अब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा रिलेटेड होते हैं इस तरीके से, यानी कि अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो देखिए आपके पास क्या क्या आ गया। सबसे पहली बात आई वेवलेंथ की, कि जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है और उस समय वो वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। उस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उस ऑसिलेशन पर जो एक हमारा एक पार्टिकल है जो मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको कि हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वो ए से रिप्रेजेंट होता है। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी, की एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं, वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। बात समझ पे आई? बात समझ पे आई? तो ये चार चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एक साउंड वेव से रिलेटेड, और किसी भी तरीके की वेव हो उस पे ये हमारी चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर बात करी जाए कि मान लीजिए कि एक वायलिन है और एक फ्लूट है, किसी ऑर्केस्ट्रा में दोनों को बजाया जा रहा है, ठीक है, दोनों को बजाया जा रहा है, एक वायलिन है और एक फ्लूट है, दोनों बज रहे हैं, और ये दोनों सेम जो मीडियम्स है वो ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे कानों पर एक साथ दोनों का जो मिक्स है वो चीज आ रहा है, ठीक है, दोनों चीज मिक्स होकर आ रहे हैं। तो दोनों क्या करते हैं, यहां पर दोनों से जो साउंड निकल कर आती है वो हमें एक साथ सुनाई देती है, ठीक है, हमें एक साथ सुनाई देती है, बट फिर भी हम उस पर अंदाजा लगा लेते हैं कि दो अलग अलग चीजों की साउंड है, फिर भी हम उस पर क्या करते हैं, दो अलग अलग की साउंड है, उसको समझ जाते हैं। जब कम नंबर होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के तो हम समझ जाते हैं, बट वही जब ज्यादा होते हैं और अलग से एकदम साउंड नहीं समझ पे आ रही है तो क्या होता है, वहां पर दिक्कत होती है, वरना हम उनको समझ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पर ये क्यों है ऐसा, वो इस वजह से है क्योंकि यहां पर उन दोनों साउंड की क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कैसी है, डिफरेंट डिफरेंट है। वायलिन और फ्लूट तो एकदम अलग अलग हमें आवाजें समझ पे आती हैं, भले ही सेम जगह से आ रही हैं, सेम स्पीड से आ रही हैं, बट फिर भी हमें क्या लगता है एक ही जैसा है, मतलब एक जैसा नहीं है, एक ही जगह से रही हैं, एक ही मीडियम से होकर आ रही हैं, बट फिर भी हमें डिस्टिंग्विश हो जाता है कि एक फ्लूट है और एक वायलिन है, ठीक है। तो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक आती है और वो होती है पिच। क्या होती है? पिच। क्या होती है? पिच। तो पिच का क्या मीनिंग होता है, देखिए, जो साउंड हमारे पास तक आ रहा है, यानी कि एक तरीके से वाइब्रेशंस आते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, ठीक है, हमारा ब्रेन कैसा उसको इंटरप्रेट करता है, जो फ्रीक्वेंसी वहां से आ रही है, जिस फ्रीक्वेंसी जो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को कैसे इंटरप्रेट करता है वो कहलाती है पिच। समझिएगा ध्यान से, साउंड जो प्रोड्यूस हुआ, साउंड जो प्रोड्यूस हुआ उसमें मौजूद है वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। स्पीड भी है होती है साउंड पर, तो ये पांच चीजें मौजूद हैं उस पर। बट हमारा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को जैसे इंटरप्रेट करता है उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पिच का। बात समझ पाई? तो जो शुरुआत इस क्लास की शुरुआत पे मैंने जिक्र किया था पिच के बारे में, तो वहां पर पिच का मीनिंग क्या हुआ कि पिच एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, और हमारा दिमाग कैसे उसको समझता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कैसे उस फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है, वो कहलाता है हमारा पिच। जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी अगर मैं ये कहूं कि हमारी आंखें भी जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइट वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को जो डिटेक्ट करता है उसकी वजह से हमें कलर दिखाई देते हैं, यानी कि जो कलर है वो करस्पॉन्डिंग टू पिच है, जो कलर है वो करस्पॉन्डिंग टू पिच है। अगर एक तरीके से बात करी जाए, हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी आंखें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग कलर रिप्रेजेंट करती हैं,
ठीक है, अलग अलग कलर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को। उसी तरीके से अगर हम अपने आंख बंद कर लें, कान से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आवाजें सुने, उन सब की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो उन सब की डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होने पर जो हमारे दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, अलग अलग जो चीज बताएगा कि अलग अलग है फ्रीक्वेंसी, वो क्वालिटी होगी हमारी, एक मतलब एक तरीके से कह लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो पिच होगी। जैसे आंखें क्या करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को बताती है कि देखो ये अलग कलर है, रेड अलग कलर है, ये अलग कलर है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बस और कुछ नहीं है। लाइट जो एक है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट हमारी आंखें जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव कर, मतलब आंखों पे जब वो लाइट पड़ती है, फिर हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है तो अलग अलग तरीके से उसको समझता है। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से समझता है, ठीक है, कि वो चीज कैसे हो रही है। क्लियर, बात समझ पे आई? ठीक है, बात समझ पे आई ये चीज। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जब एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को कान क्या करता है, समझता है, मतलब कान क्या दिमाग समझेगा, तो वो क्या होता है, वो उसको पिच कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट पिच है। डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पिच है। बात समझ पे आ गई? जैसे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, बट एक्चुअल में वहां पर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है लाइट के लिए, उसी तरीके लाइट वेव्स के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर साउंड वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, बट हमारा जो ब्रेन है जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है वो क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर पिच बोलता है उसको। ठीक है, बात समझ पे आई? बात समझ पे आई? देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में एकदम। एक सोर्स है हमारे पास, वो सोर्स क्या कर रहा है, साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस साउंड वेव पर मौजूद है वेवलेंथ। उस साउंड वेव की अगर हम लोग बात करें तो उस पर मौजूद है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ मौजूद है, एम्पलीट्यूड मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है, टाइम पीरियड मौजूद है, ये सारी चीजें मौजूद है। अब वो साउंड वेव्स हमारे कानों पर पड़ रही हैं। क्या कर रही हैं, हमारे कानों पर पड़ रही हैं। अब जो हमारे कान हैं वो क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स पे हमारे ब्रेन पर एक मैसेज जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है। तो उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स पे जो हमारे दिमाग में मैसेज जा रहा है, तो एक तरीके से कह लीजिए जो हमारा दिमाग उन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं पिच। यानी कि जब वो साउंड वेव पर था फ्रीक्वेंसी, तो हमने उसको बोला कि वो है फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। बट वही फ्रीक्वेंसी जब हमारे कानों में पड़ी और हमारा दिमाग उसको जब पढ़ रहा है उस चीज को, तो कह रहा, मतलब हम उसको कहते हैं कि वो पिच है। ठीक है, पिच जैसे बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनमें कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइट वेव्स जनरेट होती हैं, जिनमें कि लाइट वेव्स भी हमारी एक तरीके की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उनपे भी जो लाइट हमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देती है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही है डिफरेंट डिफरेंट। यानी कि जो सोर्स है, सोर्स में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। लाइट के केस में जो फ्रीक्वेंसी वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो जो कलर हम बोलते हैं, कलर, ठीक है, लाइट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे आंखों में देखो फॉल होती है, और आंखें जब उन मतलब उस चीज को रिसीव करती है, उन फ्रीक्वेंसी को, वो जो सिग्नल ब्रेन में भेजती हैं, तो हम बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ऑरेंज को देखा तो देख के बोलते हैं कि और ये ऑरेंज कलर का है। जबकि ऑरेंज कलर जैसा वहां पर कुछ नहीं है, वहां पर एक सर्टेन वैल्यू की वेव्स आ रही हैं जिनकी कुछ वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है। ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी की वेव्स जब हमारी आंखों में एंटर कर रही हैं, तो दिमाग ने हमारे बैठा लिया है कि उसको वो ऐसा दिखाएगा। ठीक है, वो वैसा दिखाएगा जिसको कि हमने ऑरेंज कलर बोल रखा है। बात समझ पे आई? इसी तरीके से जब हमारे कानों में फ्रीक्वेंसी जाती है, साउंड वेव जाते हैं, तो हमारा ब्रेन जैसे प्रोसेस करता है उस फ्रीक्वेंसी को, जैसा जैसे कि हम लोग देखते हैं वैसे ही एक तरीके से बोला जा सकता है कि जो दिमाग उस साउंड वेव को देख रहा है। अब साउंड वेव को तो देखा नहीं जा सकता ना, सुना जा सकता है।
तो साउंड वेव को उस फ्रीक्वेंसी, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जैसे एक स्पेशल वे में देख रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग पिच। जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देखकर बोलते हैं कलर, जैसे इसको देखकर बोला कि ये ब्लू कलर है, वैसे ही हम किसी साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है उसको देखकर बोलेंगे ये इसकी इतनी पिच है, इसकी इतनी पिच है, ये पिच है। बात समझ पे आई? ये होता है पिच का मतलब। तो वाइब्रेशंस जहां पर ज्यादा होते हैं, फास्टर वाइब्रेशंस होते हैं, यानी कि जहां पर फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसको हम बोलते हैं हायर पिच। क्या बोलते हैं? हायर पिच। जैसे कि अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो यहां से लेकर यहां तक में 1, 2 और 3 मान लो कि यहां तक अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां तक 3 वेवलेंथ है, जबकि यहां पर कितनी वेवलेंथ है? सिर्फ और सिर्फ एक ही है मान लो, मतलब एक भी नहीं है, अगर देखा जाए तो एक भी वेवलेंथ यहां पर कंप्लीट अभी नहीं हुई है। तो यहां पर सेम अमाउंट ऑफ टाइम पर, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर वाई एक्सिस पर क्या है? टाइम है। वाई एक्सिस पर क्या है? टाइम है। और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और वाई एक्सिस पर क्या है? वेव डिस्टर्बेंस है। सॉरी, जो एक्स एक्सिस है वो हमारे उस पर क्या है? टाइम है, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है? वेव डिस्टर्बेंस है। तो यहां पर अगर हम देखें कि इतने टाइम पर क्या हुआ, तो इतने टाइम पर देखो यहां पर ज्यादा ऑसिलेशंस हुए जबकि यहां पर कम हुए। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है, और यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको बोला जा सकता है कि ये लो पिच्ड है, ये लो पिच्ड है। यानी कि जो दिमाग इसको प्रोसेस करेगा वो लो पिच्ड वॉइस को करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो लो पिच्ड कुछ ऐसी साउंड हो जाएगी, ठीक है, ये लो पिच्ड है, बहुत लो पिच्ड है। बात समझ पे आई? ये लो पिच्ड है, ठीक है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा घट गई है, लो पिच्ड है, बहुत ज्यादा घटी हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा घटी हुई है यहां पर फ्रीक्वेंसी। बात समझ पे आई? यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत ज्यादा घटी हुई है। अभी इसी में अगर मैं क्या करूं कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हुआ? ये हाई पिच्ड हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या थी? हाई पिच्ड थी। तो लो पिच्ड, और इसी में जब श्रिलनेस आ जाती है वो हायर पिच हो जाता है, पतली आवाज जिसे बोलते हैं हम लोग। बात समझ पे आई? तो लो पिच्ड और हाई पिच्ड में क्या अंतर होता है? बोल मैं वैसे ही रहा हूं, बस यहां पर मैंने क्या कर दिया? लो पिच्ड कर दिया उसको। वहां पर मैंने जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा घटा दिया, ठीक है। यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी क्या करा? बहुत ज्यादा घटा दिया है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा घटा दी है मैंने बोलने की, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लो पिच्ड साउंड हो गया। और इसी में अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हुए, तो ये जो है वो हाई पिच्ड साउंड है। ये हाई पिच्ड साउंड है एज कंपेयर टू पुराने वाला जो था। बात समझ पे आए? तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो क्या है, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर हम बात करें तो हाई पिच साउंड ऐसा साउंड होता है जिसपे कि मोर नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं फॉर अ गिवन टाइम पर, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है, जो डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पिच होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। यानी कि पिच जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस फ्रीक्वेंसी को, वो भी क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर? समझ पे आई बात? अब जो एम्पलीट्यूड होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी वेव में जो मौजूद है, ठीक है, किसी वेव में जो पार्टिकल्स मौजूद है उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है अपनी मीन पोजीशन से, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एम्पलीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को, ठीक है। बात समझ पे आई? किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड को। यहां पर अगर हम लोग बात करें साउंड्स के केस में, तो इसकी ये जो यूनिट होती है एम्पलीट्यूड की, वो होता है कि कितना ज्यादा वहां पर डेंसिटी है या वहां पर कितना ज्यादा प्रेशर है, उसके यूनिट्स पर एम्पलीट्यूड यहां पर हो सकता है। बट जैसे ट्रांसफर वेव होती है जहां पर एक्चुअल में पार्टिकल मूव करते हैं, तो वो यहां पर हम उसको मीटर्स पर ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर एम्पलीट्यूड के केस पे अगर मैंने आवाज को डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको बताऊं, तो हाई एम्पलीट्यूड का मतलब यह होगा कि मैंने जो उसकी वॉइस थी, जो उसकी आवाज है, इंटेंसिटी, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, एम्पलीट्यूड यहां पर बढ़ा हुआ है। और इसी को अगर मैं धीमे धीमे बोलूं,
अगर मैं क्या कर दूं, धीमे धीमे बोलूं, सेम चीज को मैं बड़े आराम से बोल रहा हूं, तो ये फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, घट गया। बोल मैं वही चीज रहा हूं, बट एम्पलीट्यूड क्या है, घटा हुआ है। एम्पलीट्यूड घटा हुआ है। और इसी पे अगर मैं क्या कर दूं, बहुत तेज तेज बोलूं, इसका मीनिंग ये है कि जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया है। जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। बात समझ पे आई? जैसे कि जब आप अपने मोबाइल की वॉइस बढ़ाते हैं तो एक्चुअल में आप उस साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे होते हैं, उस साउंड वेव के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो साउंड वेव जो होता है वो लाउडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या करता है, दिमाग जो प्रोसेस करता है लाउडनेस, जैसे कि पिच था, फ्रीक्वेंसी को दिमाग इंटरप्रेट करता है कैसे, पिच की तरह। और एम्पलीट्यूड को जो दिमाग इंटरप्रेट करता है वो लाउडनेस या सॉफ्टनेस को करता है। लाउडनेस या सॉफ्टनेस बोलते हैं, लाउडनेस या फिर सॉफ्टनेस। ठीक है, जो कि एम्पलीट्यूड से डिपेंड करता है। तो जैसे अगर हम यहां पर देखें तो देखो, वेव में बाकी सब चीजें सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है, वेवलेंथ सेम है, बट देखो यहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है। यहां पर देखो जो डिस्टर्बेंस है वो ज्यादा है, और यहां पर डिस्टर्बेंस जो है वो कम है। यहां पर डिस्टर्बेंस जो है वो ज्यादा है, और यहां पर डिस्टर्बेंस क्या है, कम है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये लो एम्पलीट्यूड है और ये हाई एम्पलीट्यूड है। ये लो एम्पलीट्यूड और ये हाई एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से उसको वाइब्रेट कराया जा रहा है। ये आवाज तेज है, इसका मतलब इस पे एम्पलीट्यूड ज्यादा है। इसी में अगर मैं सॉफ्टली बोलूंगा, आराम आराम से बोल रहा हूं, लाउड ज्यादा नहीं है, आराम से बोल रहा हूं। बोलते हैं ना कि आप कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तो जब आवाज नहीं आ रही यानी कि वहां पर एम्पलीट्यूड घट गया, वहां पर एम्पलीट्यूड घट गया। और जब बोलते थोड़ा तेज बोलिए, लाउडनेस बढ़ाइए, तो लाउडनेस तो आपके दिमाग जो इंटरप्रेट कर रहा है वो है, जबकि मैं बढ़ाऊंगा अपने वॉइस की क्या, समझिएगा ध्यान से। आपको अगर सुनाई नहीं दे रहा, आपने कहा कि सर लाउडनेस कम है, तो आपका दिमाग इंटरप्रेट कर रहा है जिस चीज को, वो है एम्पलीट्यूड। तो मुझे अपने साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। तो जब मैं एम्पलीट्यूड बढ़ाऊंगा तब आपका दिमाग कहेगा कि हां लाउडनेस बढ़ गई, लाउडनेस बढ़ गई। क्लियर यहां तक? तो इस तरीके से अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए क्लैपिंग है, ठीक है, क्लैपिंग है, क्लैपिंग में क्या हुआ, क्लैपिंग में क्लैपिंग में जब मैंने सॉफ्टली बजाई, सॉफ्टली बजाई, ठीक है, इसी को अगर मैंने तेज कर दिया, तो देखो मैंने ज्यादा तेजी से स्ट्राइक किया, ज्यादा फोर्स लगाया, तब एम्पलीट्यूड बढ़ा, तब वहां पर उसकी लाउडनेस बढ़ी। तो लाउडनेस जो दिमाग इसको इंटरप्रेट करता है वो क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड को इंटरप्रेट करता है, जैसे कि पिच के केस में फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कर रहा होता है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो क्या होती हैं हमारे, हम साउंड वेव को इंटरप्रेट करते हैं। और जो लाउडनेस होती है वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वो कैसी होती जाती है, घटती जाती है। लाउडनेस जो होती है वो घटती जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है वो जो सोर्स है वो उसका एम्पलीट्यूड तो सेम है, वो जो यहां से रिलीज कर रहा है वो तो सेम है, बट कानों पर जो फॉल हो रहा है, कानों पर जो फॉल हो रहा है वो डिसाइड करता है किस चीज को, वो डिसाइड करता है कि कितना ज्यादा यहां पर हमारा लाउडनेस होगा। हमारे कानों पर जो फॉल होती है एनर्जी, वो डिसाइड करती है कि लाउडनेस कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है एम्पलीट्यूड और जो यहां पर एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यहां पर एम्पलीट्यूड घटता जाता है, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वैसे वैसे जो एम्पलीट्यूड होता है वो घटता जाता है, जैसे जैसे हम सोर्स से दूर जाते हैं। इसी वजह से 1 किलोमीटर दूर रखा बड़ा सा जो स्पीकर होता है वो भी हमें हल्का हल्का सुनाई देता है। अब उसी स्पीकर के जब हम पास पहुंच जाते हैं तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देती है। क्यों ऐसा होता है? देखो, स्पीकर के पास जो पार्टिकल रखा होगा वो इतना तेजी से ऐसे मूव कर रहा होगा, इतना ज्यादा ज्यादा, इतना ज्यादा ज्यादा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा। और यही जब दूर आप हैं 1 किलोमीटर दूर, तो वहां वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके पास एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर ही नहीं हो पाए, तो बढ़िया आराम आराम से वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और आराम आराम से यानी कि उनका एम्पलीट्यूड कम है। तो यही रीजन है कि जब साउंड वेव हमारा सोर्स काफी दूर होता है, वहां से यहां तक हमें ऐसा लगता है कि लाउडनेस बहुत कम है। वो ऐसा इस वजह से क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ सोर्स से जो एम्पलीट्यूड होता है वो घटता जाता है, जिसकी वजह से हमारा कान जो इंटरप्रेट करता है उस लाउडनेस को वो भी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, बात समझ पे आई? क्यों ऐसा होता है? क्यों? क्योंकि जो लाउडर साउंड होगा वो लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसके पास हाई एनर्जी है। वो जो पहला पार्टिकल है वही इतना ज्यादा ऑसिलेट कर रहा है इधर से उधर,
ठीक है, इधर से उधर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अब वो जो ऐसा ऐसा ऑसिलेट कर रहा है इतना ज्यादा, वो बगल वाले को भी ऐसे ऑसिलेट कराएगा। अब धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होगी, उतना डिक्रीज होने में टाइम लगेगा, एनर्जी को उतना डिक्रीज होने में टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से जो होता है, लाउडर साउंड जो होती है वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है, यानी कि जहां पर सोर्स जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी आवाज दूर तक जाएगी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, बड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि उस पे हमें छोटे से मोबाइल की फोन की बैटरी से वो नहीं चलते, फिर उनपे हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी उनको सप्लाई देनी होती है। बीच में डिवाइसेस लगी होती हैं, बट हम उनको डायरेक्ट सप्लाई देते हैं और वो काफी हीट प्रोड्यूस करते हैं और काफी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। रीजन यही है क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी होती है, क्योंकि वो दूर तक आवाज को भेज सकते हैं। ठीक है, साथ ही में एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, क्वालिटी और टिम्बर ऑफ अ साउंड, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो किसी दो सोर्स की पिच और लाउडनेस, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर होने पर, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मैं बैठा हूं और मेरे पास एक फ्लूट है, मेरे पास क्या एक फ्लूट है, मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा है, उसके पास भी फ्लूट है। दोनों जो फ्लूट हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम है, जिसकी वजह से जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो दोनों की सेम है। हम दोनों बजाने वाले जो हैं वो एक जैसे, दोनों यानी कि दोनों एक ही तरीके से क्या करते हैं, एक ही तरीके से उस पर एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जिसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी सेम है, बट बट फिर भी दोनों की जो आवाज होगी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्योंकि वहां पर होता क्या है कि एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की जिसको कि हम बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं? क्वालिटी। तो उसी में से एक हो सकता है कि जो बढ़िया बजा रहा हो, जो मोर प्लीजेंट हो, क्या हो? मोर प्लीजेंट हो, क्या हो? मोर प्लीजेंट हो। और एक होगा जो कम प्लीजेंट होगा। तो जो मोर प्लीजेंट होती है सुनने में साउंड, वो होती है रिच क्वालिटी की। मान लीजिए कि मेरा दोस्त बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, बांसुरी सेम है, जो हम लोग वहां पर एम्पलीट्यूड जनरेट कर रहे हैं वो भी सेम है, बट उसकी बांसुरी सुनने में अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या है? अच्छी है। उस साउंड की क्या है? क्वालिटी अच्छी है, या फिर टिम्बर अच्छा है उसका। ठीक है, ये चीज। तो या अभी क्या हो गया? पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, और बात आ गई क्वालिटी की। साथ ही में ये चीजें हो गई। अब एक चीज आती है कि मान लीजिए कि हमने कोई एक साउंड प्रोड्यूस किया जो कि सिर्फ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का है, उसको हम लोग टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन। जैसे कि ट्यूनिंग फोक है। क्या है ट्यूनिंग फोक? आप क्या करें, आपने उसको स्ट्रक किया तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड जनरेट करता है। तो एक फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होती है वो कहलाती है हमारी टोन। क्या कहलाती है? टोन। जबकि गिटार की अगर बात करें तो गिटार में हमारी मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती हैं। मल्टीपल स्ट्रिंग्स के साथ पहले तो उनका जो थिकनेस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। दूसरी चीज, गिटार को बजाते हुए जो उसकी लेंथ होती है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। यहां पर हाथ रखते हैं, इस जगह पर जो ऐसे रॉड होता है, ये वाला पोर्शन, इस पे हाथ रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो गिटार की अगर बात करें तो वहां पर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। अगर एक ही स्ट्रिंग को हम ले लें गिटार की, समझिएगा ध्यान से, गिटार लिया, एकदम नौसिखिया, कुछ नहीं आता बजाना, उसने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली और ऐसे मतलब एक स्ट्रिंग निकाल नहीं ली, गिटार में सिर्फ एक स्ट्रिंग पर फोकस कर रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग पर वो ऐसे स्ट्रक कर रहा है। ठीक है, तो उस समय जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी के होंगे और उसको बोलेंगे टोन। वो बिल्कुल सिमिलर होंगे एक ट्यूनिंग फोक की से प्रोड्यूस हुए साउंड से। बट जैसे मैं बोल रहा हूं या फ्लूट है, ठीक है, उन सब में क्या होता है, जब कोई अच्छा बजाने वाला फ्लूट है वो जब बजाता है तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की साउंड्स होती हैं जो कि ऐसे मिक्स हो जाती हैं और फिर हमें ऐसा बढ़िया सा आवाज सुनाई देता है। बट अगर फ्लूट को भी, जो एक छोटे बच्चे को अगर फ्लूट दे दिए तो वो क्या करेगा, हवा फूंकेगा उस पे और उससे सिर्फ एक तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। उसको हम टोन बोल सकते हैं। उसको क्या बोल सकते हैं? टोन। तो याद रखिएगा, टोन जब भी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं? टोन। क्लियर?
यहां तक। अब वो अगर आप एक विसल बजाएं, इस तरीके से अगर मैं विसल भी बजा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से कुछ करके मैं विसल भी बजा रहा हूं, जो कि अभी आपको सुनाई नहीं दी होगी, क्योंकि इसने साउंड कैप्चर नहीं किया। तो जो यहां पर विसल मैंने बजाई, वो विसल क्या थी? एक फ्रीक्वेंसी की थी। उसी को अगर हम बात करें फ्लूट के केस में, तो जब एक छोटा बच्चा एक फ्लूट को बजाएगा, जिसको बजाना नहीं आता, उसको सिर्फ कह दिया जाए कि फूंक मारो, वो फूंक मारेगा तो एक फ्रीक्वेंसी के जो साउंड निकलेगी उसको बोलेंगे टोन। इस जैसे कि ट्यूनिंग फोक पर सिर्फ एक ही ट्यून निकलती है हमारी, ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, उसको ट्यून बोलते हैं। गिटार के एक स्ट्रिंग को सिर्फ आप करते रहिए, ऐसे स्ट्रक करते रहिए, तो वो कहलाएगी उसकी टोन। जब मिक्स हो जाता है हमारा, तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती, ठीक है। और जब यहां पर हमारे पास कई फ्रीक्वेंसीज को मिलाकर बनता है साउंड, जैसे कि ये यानी कि जब फ्लूट बजाने लगे, बोलने लगे, गिटार हो, तब उसको बोलते हैं नोट। क्या बोलते हैं? नोट। और वो प्लीजेंट होता है सुनने में। नोट प्लीजेंट होता है सुनने में। क्लियर? बात समझ पे आई? जो नोट होता है वो होता है प्लीजेंट सुनने में। नोट अगर एक प्रॉपर बनाया गया तो नोट प्लीजेंट होता है सुनने में। टोन, नोट, समझ गए? अब अगर बात आती है नॉइज, एक शब्द आता है नॉइज का। नॉइज, नॉइज देखो आजकल सबको पता है, नॉइज जो है वो आजकल सबको पता है क्या मीनिंग होता है, बट फिर भी बताना जरूरी है। तो नॉइज हर उस चीज को बोलते हैं जो हमें डिजायर्ड नहीं है। नॉइज हर उस चीज को बोलते हैं जो हमें डिजायर्ड नहीं है। जैसे कि मैं अगर अभी बैठा हूं, किसी से बात कर रहा हूं, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इस समय कोई आए और दरवाजा नॉक करे, या किसी भी तरीके से कुछ भी आकर करे जो मुझे अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है, मेरे ईयर्स के लिए अनप्लीजेंट है, वो हो जाएगा नॉइज। वो क्या हो जाएगा? नॉइज। और नॉइज को और जनरलाइज कर दिया गया है, आगे चलकर जब आप पहुंचेंगे तो वहां ये भी जनरलाइज कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का अनवांटेड सिग्नल, कि कैसा भी हो, कैसा भी अनवांटेड सिग्नल है, उसको नॉइज बोलते हैं। यहां पर अनवांटेड क्या है? अनप्लीजेंट जो है ईयर के लिए, वो हमारे लिए अनवांटेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं। तो नॉइज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसपे कि हम अभी छोटे से पार्ट को देख रहे हैं कि अनप्लीजेंट टू ईयर जो साउंड है उसको नॉइज बोलते हैं। म्यूजिक एक प्लीजेंट है, उसको हमें सुनना अच्छा लगता है, जो कि रिच क्वालिटी का होता है। रिच क्वालिटी, टिम्बर, क्वालिटी टिम्बर। तो इनको आप एक एक पॉइंट करके लिखते जाइए, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।